इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अलंकार में आप रूपक उत्प्रेक्षा ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट 13 मात्र होती हैं। ये दोस्तों हर साल आता है, देख सकते हैं। भगवती चरण वर्मा ये दोस्तों हरिवंश राय बच्चन दोस्तों 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये दोस्तों आहट ये दोस्तों 4 ये दोस्तों एक ही नंबर में आपको। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में हम हिंदी की सभी बहुविकल्पी क्वेश्चन को हल करेंगे जो दोस्तों आपको मैथ शीट पे भरना है दोस्तों 20 नंबर का। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 5 नंबर का ये आएगा एक गद्य में। उसके बाद दोस्तों 5 नंबर पद्य का और दोस्तों 4 नंबर काव्य संदर्भ है और दोस्तों 4 नंबर व्याकरण का और दोस्तों 3 नंबर संस्कृत। जितने भी क्वेश्चन बहुविकल्पी 20 नंबर के दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हल करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है शुक्ल युग की कला विधि है। शुक्ल युग की कला विधि 1919 तक। उसके बाद दोस्तों दूसरा क्वेश्चन उपन्यास भूले बिसरे के चित्र के लेखक है भगवती चरण वर्मा ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भगवती चरण वर्मा ये दोस्तों आप लोग याद कर लेना। उस पर निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन है उसे पहचान कर लिखिए। तो गोदान के लेखक प्रेमचंद्र है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर शुक्लयुत्तर की सीमा है। शुक्लयुत्तर की सीमा है 1938 से 1980 तक। हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ? तो हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास 1850 से हुआ। अगर दोस्तों हिंदी पद का पूछेगा तो 1843 लिख देना। बट ये थोड़ा सा अंतर हिंदी गद्य पद में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। तो उसके बाद देखते हैं शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार है। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार बाबू गुलाब राय है। फिर छायोदत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम, तो छायोदत्तर कवि नाम धारी सिंह दिनकर। कलम के सिपाही का लेखक, कलम की सिपाही का लेखक अमृता है। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद कर लेना। फिर आपको यहाँ पर देख सकते हैं निम्न में से शुक्ल युग का नाटककार हरि कृष्ण प्रेमी। उसके बाद देखते हैं ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक है जयशंकर प्रसाद। अब दोस्तों आ जाते हैं इधर इधर दोस्तों देखेंगे आप सकते हैं गोदान किस युग का उपन्यास है? दोस्तों गोदान शुक्ल युग का उपन्यास है। उसके बाद अथाह सागर के लेखक है जयप्रकाश भारती। और मेरी आत्मकथा जीवनी की लेखक है तो दोस्तों मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता है, हर साल आता है, इसको याद कर लेना। उसके बाद दोस्तों ये सब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट दोस्तों इतना नहीं है। बट दोस्तों ये गेहूँ और गुलाब किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी। और दोस्तों एक यह है निम्नलिखित में से कथनों में से एक कथन है उसे सही पहचान कर लिखिए। क्या भूलूं क्या याद करूँ? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। दोस्तों आप लोग याद कर लेना, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूँ। और दोस्तों ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लेना। फिर उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं कृति कंकाल के लेखक है। तो कृति कंकाल के लेखक जयशंकर प्रसाद है, ये आप लोग याद कर लेना। उसके बाद भगवत सरोवर दाय रचित निबंध कौन सा है? तो ठूठा उनका निबंध है। और यहाँ पे ये भी याद कर सकते हैं हिंदी गद्य के प्राचीन प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं? राजस्थानी व ब्रज भाषा में। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसमें इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सूरज का सातवां घोड़ा ये दोस्तों हर साल आता है, उपन्यास देख सकते हैं। सूरज का सातवां घोड़ा ये दोस्तों उपन्यास में है। फिर उसका रश्मि सांसा के लेखक तो जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। और दोस्तों एक आपको कमेंट में बताना है आपको गुलाब द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी? मेरी असफलता है। और दोस्तों इनका सेकेंड रचना आपको कमेंट में बताना है, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भी रचना आपको कमेंट में बताना है, 2-3 रचना आपको बताना है, तभी आप लोग को मैं मानूंगा कि आप लोग पढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कुछ इस तरीके से, इसमें भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब चलिए चलते हैं इसमें, इसको भी आप दोस्तों कुछ इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर इस तरीके से दिखा देता हूँ। अब आ जाते हैं दोस्तों हिंदी पद का। तो दोस्तों हिंदी गद क्या हो गया? अब दोस्तों हिंदी पद का हम इतिहास जानेंगे। दोस्तों देखते हैं हिंदी पद में पहला है निम्न में से रीतिकाल की कला विधि है। तो रीतिकाल की कला विधि 1643 से 1843 तक आप लोग जानते होंगे। आधुनिक काल की समय समाधि तो दोस्तों देखते हैं उसमें आधुनिक काल गद्य में था, इसमें पद में 1843 से वर्तमान तक है और गद्य में 1850 से। उसके बाद देखते हैं निम्न में से आधुनिक काल के कवि है बिहारी और भूषण। निम्न से आधुनिक काल की विशेषता कौन सी है? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट विशेषता यह हर साल आता है। जीवन की यथार्थ की प्रधानता, बौद्धिकता की प्रधानता। भारतेंदु युग के किस काल के अंतर्गत आता है? दोस्तों आप लोग जानते हैं भारतेंदु युग आधुनिक काल के आता है। अब रीतिमुक्त काव्यधारा के 2 कवियों का नाम लिखिए। तो घनानंद बोधा ठाकुर, विकल्प का और ख दोनों है, तो इसको आप टिक लगा देना। फिर रसिक प्रिया के रचनाकार हैं आचार्य केशवदास। और उसके बाद आप लोग लिख लेना केशवदास की रचना है। केशवदास की रचना रामचंद्रिका है। बट दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग याद कर लेना। फिर तृतीकरण के कितने रूप होते हैं? तृतीकरण के 2 रूप होते हैं। और ललित राम के रचयिता, तो ललित राम के रचयिता मतीराम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और रसखान काल किस काल के सभी थे? रसखान रीति काल की कृष्णा भक्ति शाखा थे। अद्भुत आलाप के कवि है महावीर शरद द्विवेदी। अब यहाँ पर आ सकते हैं निम्न में से आधुनिक काल के अन्य नाम है। ये सभी मतलब कि ये सभी है पूरा अन्य नाम है। और निम्न में से प्रयोग की 2 विशेषता कौन सी है? गौर व्यक्तिता और अर्थार्थवादी दृष्टिकोण। द्विवेदी के एक प्रसिद्ध कवि है मैथिली शरण गुप्त, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला। और ये साकेत वाला, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की थी? मैथिली शरण गुप्त। आप लोग ये अभी याद कर लेंगे द्विवेदी तो ही समझ सकते हैं वही है, कोई इसमें कोई खास इतना नहीं है। बस दोस्तों ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। छायावादी एक आस्थावादी कवि है हरिवंश राय बच्चन।
उसके बाद दोस्तों कुमकुम किस विधा की रचना है, तो कविता संग्रह। उसके बाद आता है नीचे प्रगति आदि की दो प्रवृत्तियाँ हैं, मानवतावादी प्रवृत्ति, विद्रोह, क्रांति बहाना। ये दोस्तों आता ही रहता है, देख सकते हैं आप लोग, बहुत लोग के वीडियो में देखे होंगे, ये भी आप लोग याद कर लेना। फिर आ जाते हैं निम्न में से छायावत की दो प्रवृत्तियाँ हैं, श्रृंगार और प्रेम वेदना, प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृतिवादी युग की कला विधि है, प्रकृतिवादी कला विधि 1936 से 1943 तक। फिर प्रयोगवादी की कला विधि, दोस्तों प्रयोगवादी की कला विधि है 1943 से 1953। इसमें दोस्तों 1936 से 1943 और दोस्तों प्रयोगवादी में 1943 से 1953 तक, यानी कि 10 साल से 10 साल ऊपर नीचे है इसी के से। निम्न में से छायावत के कवि है सुमित्रानंद पंत। नई कविता के प्रमुख विशेषता कहने बौद्धिकता की प्रधानता, यानी ये बौद्ध धर्म के जो होता है उन्हीं की प्रधानता है। और यहाँ पर निम्न से रीतिकाल के प्रमुख दो कवि कौन से हैं, पद्माकर और बिहारी बिलखा दो, इसमें आपको टिक लगा देना है। फिर यामा की रचयिता का नाम लिखिए, सुमित्रा कुमारी चौहान। द्विवेदी की कला विधि, ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द्विवेदी की कला विधि 1918 तक है, देख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं आंगन के पार की रचयिता है स ही भी अज्ञे। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ है, ये काफ़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ, तीसरा सप्तक 1959 में प्रकाशित हुआ, हम लोग याद कर लेना। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कुछ इस तरीके से, आपको इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको कुछ इस तरीके से दिखा दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, काफ़ी महत्वपूर्ण मैंने इसको हाईलाइट किए हुए हैं, इसलिए दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं काव्य सौंदर्य। तो दोस्तों देखते हैं हम आ गए यहाँ पर काव्य सौंदर्य के तत्व, रस, अलंकार, छंद, रोला, इस सब पे आ गए दोस्तों। तो इसमें दोस्तों हास्य रस और करुण रस, ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अलंकार में आप रूपक उत्प्रेक्षा, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें दोस्तों एक एक नंबर का आएगा। तो इसमें आएगा कैसे, तो दोस्तों इसमें हास्य रस तो हम जानते हैं, हास्य रस जो हंसी का भाव होता है उसे हास्य कहते हैं, जो इसमें शोक होता है उसको करुण कहते हैं। दोस्तों इसमें इस तरीके से आएगा, जैसे देखते हैं, हे जवितेश उठो उठो यह नीत कैसी घोर, क्या तुम्हारे योग्य ये तो भूमि सेज कठोर है, ये इन पंक्तियों को निम्नलिखित है करुण रस, यानी कि शोक जिसमें है उसमें करुण होता है, और जिसमें हंसी है उसमें दोस्तों अब जानते हैं हास्य रस होता है। तो दोस्तों अब ये लोग ये याद कर लेना, जैसे इसमें देखते हैं नाना नाना वैसा काहूँ, दोस्तों ये हंसी वाला इसलिए इसमें हास्य है। अब दोस्तों इसी तरह से आएगा एक एक नंबर का विकल्प भी। उसके बाद दोस्तों देखते हैं अलंकार। तो अलंकार जानते हैं काव्य स्वरा वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों का अलंकार करते हैं, तो उसमें उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, ये आप लोग को याद कर लेना दोस्तों, इसमें एक एक नंबर आएगा दोस्तों। इसके बाद चलिए रोला छंद पे जाते हैं। तो रोला छंद तो आप लोग जानते होंगे, जिसमें 11 मात्रा होती है उसको दोस्तों रोला कहते हैं, और जिसमें 13 मात्रा होती है उसको दोस्तों छंद कहते हैं। इसको दोस्तों आप जानते होंगे रोला और सोटा। तो दोस्तों देखते हैं इसमें 11 मात्रा होती हैं, और दोस्तों इसमें 13 मात्रा होती हैं। ये दोस्तों हर साल आता है, देख सकते हैं हर साल, इसमें एक एक नंबर का। तो ये अब की बार कैसे आएगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको कुछ इस तरीके से पूछेगा, जैसे दोस्तों देख सकते हैं, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपट, विषे करुणा एन चितई जान की लिखन तऊ, इन पंक्ति में कौन सा छंद है। तो दोस्तों इसको आप कैसे लिख सकते हैं सोटा, तो दोस्तों इसको इस तरीके से पढ़े, जैसे इसमें 3 है, 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 11 जिसमें अच्छा वो दोस्तों सोठा हो जाएगा, जिसमें 13 है वो दोस्तों रोला आ जाएगा। अगर दोस्तों आप रोला छंद अलंकार नहीं जानते तो दोस्तों मेरी दूसरी वीडियो जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया हूँ पूरा डिटेल से। तो दोस्तों देखते हैं हिंदी व्याकरण शब्द रचना के तत्व है, ये दोस्तों एक एक नंबर का आता है दोस्तों। इसमें देखते हैं अन, अप, अनु और अधि, ये दोस्तों उपसर्ग है, यानी कि दोस्तों शुरू का आपको अच्छा दिया जाएगा, शुरू का शब्द, उसके बाद लास्ट का शब्द जोड़कर आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर अनु हो गया, तो उसके बाद अनुदिकार हो गया, उसके बाद दोस्तों देखते हैं अनुगमन, अनुकरण, इस तरीके से लिखना है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं अन्न, तो अनवसर, फिर अनवरस, अपकार, अपवाद, अपकीर्ति, अपमान, ये दोस्तों 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं अधि। अधि जानते होंगे, अधि से अधिकार हो गया, अधिकारी हो गया, अधिपति हो गया, ये दोस्तों आता ही रहता है। ये दोस्तों 4 ये, और इसमें का दोस्तों सु ये वाला अभी परि परिवार हो जाएगा, उप अ स सपाटी, ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग टिक लगा लेना। देख सकते हैं 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 तक आया है, ये दोस्तों को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। अब दोस्तों आ जाते हैं, ये तो हो गया उपसर्ग। अब उपसर्ग में कैसे आएगा ये भी मैं बता देता हूँ, जैसे इस तरीके आएगा उपसर्ग में, अपार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो अपार यानी कि अ रहेगा, इस तरीके से भी आप पूछ सकता है, और दोस्तों इस तरीके से भी पूछ सकता है। जैसे यहाँ पर देखते हैं निम्न में से निर उपसर्ग कौन सा शब्द में प्रयुक्त होता है, तो निर्वाह में। उसके बाद आ जाते हैं प्रत्यय। तो प्रत्यय में क्या होगा, जैसे आपको शुरू का जो शब्द होता है वो दोस्तों दे दिया जाएगा, और दोस्तों लास्ट में आपको जोड़कर मतलब उसको लिखना होता है। जैसे आई, त चतुराई, तत्व, तव बंधुत्व, महत्व, ये दोस्तों आहट, ये दोस्तों 4, ये 4 दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको दोस्तों 4 लिख लेना, टिक लगा लेना। तो दोस्तों ये कैसे आएगा, तो चलिए मैं बता देता हूँ दोस्तों, ये इस तरीके से आएगा, जैसे जेठानी शब्द में प्रयुक्त परत है, तो आनी। उसके बाद दोस्तों देखते हैं, या में तव प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए, तो मृदित
तो यानी कि तो लास्ट में रहेगा तभी दोस्तों ये। तो जैसे इसमें शुरू में तो दोस्तों ये नहीं होगा, ये आप लोग ध्यान देना। अब जब तो आ जाते हैं दिंग समाज और द्वंद समाज। तो दिंग द्वंद समाज में दोस्तों काफ़ी आसान है। दिंग द्वंद समाज जैसे मैं बता देता हूँ आपको दिंग द्वंद समाज कैसे है। और दोस्तों इस तरीके से रहेगा देश विदेश, और देश विदेश रहेगा तो दोस्तों ये द्वंद समाज होगा, द्वंद समाज हो जाएगा, ठीक है। द्वंद समाज हो जाएगा। अगर दोस्तों इस तरीके से जैसे शताब्दी, शताब्दी तो दोस्तों ये द्विग समाज हो जाएगा, ये दोस्तों द्विग समास हो जाएगा। बस दोस्तों थोड़ा सा अंतर है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समझ आएगा। यानी कि जिसमें इस तरीके का अगर आ जाएगा तो दोस्तों देश विदेश, तो दोस्तों द्वंद हो जाएगा, ये द्विगु समझ आ जाएगा। अब दोस्तों इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, अब दोस्तों स्क्रीन शॉट ले सकते हैं इस तरीके से। अब दोस्तों इसका कैसे आएगा ये भी आपको बता देता हूँ। दोस्तों इसका कुछ इस तरीके से आया, जैसे शताब्दी का समास विग्रह, 100 वर्षों का समूह को शताब्दी कहते हैं, इस तरीके से पूछेगा। अब दोस्तों तत्सम शब्द तद्भव, ये अब लोग जान लीजिए दोस्तों, एक ही नंबर में आपको तत्सम तद्भव और पर्यायवाची तीनों मतलब दिया जाएगा, एक ही नंबर में है। दोस्तों देखते हैं यहाँ पर आग का आची हो जाएगा, अमावस का अमावस्या हो जाएगा, मतलब थोड़ा बहुत अंतर रहता है दोस्तों। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कुछ इस तरीके से आएगा। दोस्तों इसके अब पर्यायवाची, तो पर्यायवाची में दोस्तों आपको क्या क्या याद करना है मैं बता देता हूँ। जैसे पर्यायवाची में अग्नि, आम, अश्व, आकाश, आग, इंद्र, और दोस्तों यहाँ पर कामदेव, कमल, कपड़ा, ये दोस्तों आप लोग इस तरीके से कुछ याद कर लेंगे दोस्तों, आपको 100% ये दोस्तों यही आएगा। आप लोग दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब दोस्तों इस समय कैसे आएगा आपको ये भी बता देता हूँ। जैसे इसमें जैसे अच्छी शब्द का अद्भव है, तद्भव है शब्द है दोस्तों। अच्छी आँख है, मैं आपको पहले बताया था। उसके बाद स्कंद शब्द का तद्भव रूप होगा, स्कंद शब्द का कंधा होगा, यानी कि उल्टा होगा इसका। अब दोस्तों ये तो हो गया। अब दोस्तों संस्कृत व्याकरण में आ जाते हैं। तो दोस्तों संस्कृत व्याकरण में भी दोस्तों 3 नंबर का आएंगे। तो इसमें क्या क्या आएंगे चलिए बता देते हैं। सबसे पहले संधि, अगर स्वर संधि, यर्थ संधि, ये सब आपको याद कर लेना है दोस्तों। यर्थ संधि में क्या आता है और स्वर संधि में क्या आता है दोस्तों, देखते हैं इसमें किस तरीके आएगा। जैसे इत्यादि का संधि विच्छेद है, तो इति आदि, ये दोस्तों इत्यादि का संधि विच्छेद है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों। देख सकते हैं 13, 15, 16, 17, 19, 22, इसको आप लोग याद कर लेना, मधु वाला। और दोस्तों ये दोनों याद कर लेंगे दोस्तों, काफ़ी है। और दोस्तों इसमें से भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। दोस्तों आ जाते हैं इधर। तो दोस्तों इधर में क्या है, आपको यहाँ पर मधु, मधे, ये सब दोस्तों आएगा। दोस्तों इसमें आपको क्या क्या मैं बताऊँगी याद करना है दोस्तों। आपको फलेन वाला, और यहाँ पर मधु वाला, और दोस्तों पटतु, हसती, हस्यामी, ये दोस्तों आप लोग 3-4 लोग याद कर लेना दोस्तों। यही इसी में से 100% आएगा। जैसे यहाँ पर दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर मते रूप में मति शब्द है, षष्ठी विभक्ति एक वचन, यानी कि इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन, प्रथमा द्वितीया षष्ठी, यही सब आपको याद करना होता है। तो इसको आप ट्रिक से भी हल कर सकते हैं आसानी से, आपको एक ही नंबर आपको मिल जाएगा। तब दोस्तों ये हो गया। अब चलिए देखते हैं दोस्तों, यही लास्ट था। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लाइक कर, चैनल पर सब्सक्राइब के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।